हेलो दोस्तों, द रीडर के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने जो डिस्कशन किया था पिछले वीडियो में वो क्या था, कंपनी का शासन। मतलब अभी जो है हम हमारी जो संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, मतलब संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। लेकिन अगर हम बात करें तो हमने अभी तक जो पिछले वीडियो में जो डिस्कशन किया था वो क्या था, कंपनी का शासन। कंपनी का शासन जो हमारा था 1773, मतलब 1773 से लेके 1857 या 58 आप मान सकते हो, यहाँ तक था। जहाँ तक हमने देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, उसके बाद जो है वेरियस कानून आए थे, और वो 1858 तक 1853 का जो है लास्ट कानून आया था। तो इसके बाद क्या हुआ था कि 1853 में जब कानून आया था उसके बाद 1857 में क्या हुआ था, जिसको हम बोलते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। कुछ इतिहासकार इसको सिर्फ विद्रोह बोलते हैं, तो कुछ इतिहासकार इसको सैनिक विद्रोह बोलते हैं, सैनिक विद्रोह। तो क्या हुआ एक्चुअली में कि 1857 में 1857 में जब हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो क्राउन था, मतलब जो ब्रिटिश में जो उस समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम उसका जो शासन था, तो ब्रिटेन के क्राउन को लगा कि यार हमने क्या गलती किया है, हमने ऐसा क्या कर दिया अभी तक जो हम 1773 से लेके 1853 तक का जो कानून लाए थे, यहाँ पर हमने क्या गलतियाँ की है जिसके कारण ये जो विद्रोह है, ये जो संग्राम है ये हुआ। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने थोड़ा सा एनालाइज किया तो उन्होंने देखा कि भाई कंपनी का जो शासन था, जो कंपनी अभी तक रूल कर रही थी, तो उनके अंदर बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी खामियां थी। इसके अंदर एक जो सबसे बड़ी चीज थी कि जो लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी, ये एक रूल लेके आए थे, डॉक्ट्रिन, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब इसमें क्या होता था कि अगर कोई राजा है, कोई महाराजा है, अगर उनके बेटे का या उनका मतलब जो वंशज है वो उनकी डेथ हो गए, तो क्या करते थे, उस राज्य को जो है ब्रिटिश वाले अपने अंदर ले लेते थे। इसका एक एग्जांपल देख सकते हो आप, झांसी। जो झांसी की रानी थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई, तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या हुआ था, इनका जो बेटा था उसकी डेथ हो गई थी, तो डेथ हो गई थी और उनके पति की भी मृत्यु हो गई थी। तो जो उस समय जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने क्या किया कि कहा कि झांसी का जो राज्य है वो अब ब्रिटिश शासन का पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये एक छोटा सा एग्जांपल है, ये पूरे ऑल ओवर द इंडिया में हो रहा था हमारे। और इससे क्या होता है कि जो छोटे छोटे जो राजा थे, जो भी राजा थे, उनके अंदर एक असंतोष की भावना का जो है उदय हो रहा था। उसके बाद आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि जो सैनिकों ने जो रिवॉल्ट किया था उसमें क्या था कि जो चर्बी, कारतूस की चर्बी, यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो धर्म का एंगल आया था, बोला गया था कि जो मुसलमान है उनको जो है गाय की चर्बी से बना हुआ कारतूस दिया जा रहा है, जो हिंदू है उनको भी जो है सब मुसलमान को सुअर से, और जो हिंदू है उनको गाय की चर्बी से बना हुआ कारतूस दिया जा रहा है। और इसको क्या था कि दांतों से छीलना था, दांतों से उस कारतूस को बंदूक में लगाने से पहले दांतों से छीलना होता था। इससे क्या हुआ कि धार्मिक भावनाएं भी जो है जो सैनिक थे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है हमारा पूरा जो है 1857 का विद्रोह हुआ था। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। जब 1857 का विद्रोह हो गया तो ब्रिटिश के शासन ने क्या, ब्रिटेन में जो शासन था उन्होंने क्या किया कि जो शासन था, भारत का जो शासन था वो अपने हाथों में ले लिया। अब वहां से 1858 से लेके 1947 तक का जो समय था वो पूरा का पूरा राज का शासन का समय था। मतलब उस समय इंडिया पे किसने राज किया, तो कंपनी ने नहीं किया, ब्रिटेन के शासन ने किया। तो ये जो टाइम पीरियड है 1858 से लेकर 1947 तक, अब हम इसको मैं 3 छोटे छोटे वीडियो में लेके आऊंगा। पहला जो है आज हम डिस्कस करेंगे 1858 से लेकर 1892 तक पहले में। दूसरे में हम डिस्कस करेंगे 1909 और 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था। अब तीसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1935 एंड 1947 का जो अधिनियम था उसके बारे में। ये 3 वीडियो में क्यों है, अगर मैंने तीनों को एक वीडियो में
लेके आया मैं आपको दूंगा, तो क्या होगा कि आपको समझने, आप एक तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा और आपको समझने में भी थोड़ी कठिनाई होगी, इसलिए हम 3 अलग अलग पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम, या इसको भारत सरकार अधिनियम ही बोलते हैं। तो भारत सरकार ही लिखते हैं क्योंकि बुक में भारत सरकार ही मिलेगा आपको। और एक चीज और, जो भी चीज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसका जो सोर्स है, आपने एक बुक का नाम सुना होगा, इंडियन पॉलिटी, मतलब भारत की राज्य व्यवस्था, बाई एम लक्ष्मीकांत। तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास लेकर आ रहा हूँ, ये सारा का सारा जो है एम लक्ष्मीकांत के बुक के अकॉर्डिंग है। इसके बाद मेरा थोड़ा भी खुद का रिसर्च है, थोड़ा सा मैंने अलग से भी इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड किए, तो उस सब चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये जो भारत सरकार अधिनियम था 1857 का, तो इसके पीछे क्या था? 1857 का विद्रोह। उस समय लोगों में असंतोष फैला हुआ था, तो इसके लिए जो है उन्होंने बोला कि ये जो है अधिनियम है, ये क्या है? भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला कानून है ये, उन्होंने इसको बोला। उसके बाद क्या था, आपने देखा होगा कि जब 1773 में 1773 में जो है बंगाल के जो गवर्नर थे उनको बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद उन्हीं को जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। तो जो गवर्नर जनरल थे, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, उनको क्या कर दिया गया? वायसराय ऑफ इंडिया, इनको बना दिया गया वायसराय बना दिया गया। मतलब इंसान वही है, बस पोस्ट का नाम चेंज कर दिया गया। और इसमें एक अंतर और था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो किसको रिपोर्ट करते थे? तो वो करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिपोर्ट करते थे। जबकि वायसराय किसको रिपोर्ट करेंगे? तो ये ब्रिटेन के शासक को, मतलब क्राउन को, ब्रिटेन के शासक को रिपोर्ट करेंगे। इंसान वही है, पोस्ट का नाम चेंज हो गया, और जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, मतलब पहले ये जो इंसान था किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को रिपोर्ट करते थे, अब ये जो ब्रिटेन के शासक को रिपोर्ट करेंगे। तो हमें जानना है जो अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और इंडिया के जो पहले वायसराय थे वो कौन थे? उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। अब इनके नाम को याद कैसे रखना है? इनके नाम को याद कैसे रखना है? आपने इंग्लिश में एक वर्ड सुना होगा, कनिंग। कनिंग का मतलब क्या होता है? चालाक। कनिंग का मतलब होता है चालाक। चालाक जो होता है वो जीतता है, कहीं भी वो अच्छे तरीके से जीत जाता है। तो 1858 में जो लड़ाई हुई थी उसमें कौन जीता था? ब्रिटिश जीते थे, तो वो चालाक रहा होगा। तो देखो कनिंग और कैनिंग, तो इससे जो है आपको डिलीट करके इसके नाम को याद रख सकते हो। तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय और इंडिया के जो है और भारत के जो है लास्ट जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। उसके बाद क्या था, पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। हमने इन दो चीजों के बारे में डिस्कशन किया था। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था वो किसको रिपोर्ट करता था? वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिपोर्ट करता था। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो किसको रिपोर्ट करता था? वो ब्रिटिश के शासक को रिपोर्ट करता था। अब क्या था कि इन दोनों के बीच जो है ना, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे, ये दोनों में जो भी लोग थे वो अपना भला चाहते थे, और उस अपने भले के चक्कर में ये दोनों क्या है, एक दूसरे से लड़ते रहते थे। एक दूसरे से, ये मतलब फिजिकली नहीं, मतलब एक दूसरे से वो लड़ते रहते थे। अब इससे क्या होता था कि इन्होंने जो भारत में जो शासन व्यवस्था थी उसको बहुत ही गड़बड़ कर दिया था, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो ऑफिसर्स के लिए और इवन ब्रिटेन में जो लोग थे उनके लिए भी इंडिया में पोस्टिंग होना एक गर्व की बात थी। तो इस दोनों जो बोर्ड में जो लोग थे वो चाहते थे कि उनके जो रिलेटिव है या उनके जो कहे चापलूस है या उनके जो भी रिलेटिव्स हैं वो लोग इंडिया में पोस्टिंग पे आए, और इस बात को लेकर इन दोनों में लड़ाई होती थी। इन दोनों को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इनको जो है हटा दिया गया। ठीक है, तो इसको जो बोलते थे द्वैत शासन। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे इनको बोलते थे द्वैत शासन। तो यहाँ जो है द्वैत, कैसे लिखते हैं इसको? हाँ, द्वैत शासन।
द्वैत शासन की समाप्ति। द्वैत शासन की समाप्ति हो गई। अब जो है एक चीज और किया गया कि 1858 में 1857 में क्या हुआ था कि जो संग्राम हुआ था उसको किसने लीड किया था? तो मुगल शासक ने, जो दिल्ली में जो मुगल शासक थे उन्होंने इसको लीड किया था। पहली बार उन्होंने ही जो है मतलब जो सैनिक थे जो विद्रोह किए थे उन्होंने मुगल शासक को अपना नेता मानने के लिए बोला था और माना था उन्होंने। तो मुगल शासक जो है इनके पद को जो है समाप्त कर दिया गया। मुगल शासक के जो है पद का जो है समाप्त कर दिया गया और कोई जो है सम्राट या शासक नहीं रहेगा और इनको जो बना दिया गया पेंशनधारी। अब मैं एक चीज आपके लिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे कि जो अंतिम मुगल शासक थे 1857 के समय 1857 के समय जो मुगल शासक थे उनका नाम आपको कमेंट में बताना है। मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक चीज जो किया गया कि आप देखो वायसराय तो है, तो वायसराय अकेले तो काम नहीं करेगा। इंडिया और वायसराय कहाँ था? इंडिया में था। और ये इंडिया से जो है जब इसका जो शासक चला गया ब्रिटेन के अंदर, जो वहाँ पे राजा थे, और वो जो ब्रिटेन के अंदर चला गया तो इसका मतलब था कि वहाँ के पार्लियामेंट के अंदर भी चला गया। तो ये जो वायसराय थे वो डेली का डेली या मंथली में या 15 दिन में वो ब्रिटेन जाके और वहाँ के शासक को या वहाँ के पार्लियामेंट को ये तुम नहीं दे सकते, रिपोर्ट तो नहीं दे सकते कि हाँ भाई इंडिया में क्या हो रहा है, और वहाँ से वो मतलब वहाँ से फिर सजेशन लेने के लिए ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। उसके लिए क्या किया गया कि भारत सचिव के पद का जो है सृजन किया गया। अब भारत सचिव जो था ये जो है वायसराय से ऊपर था, मतलब अगर रैंक वाइज देखें तो भारत सचिव पहले नंबर पे आते थे तो वायसराय जो है दूसरे नंबर पे आएंगे, ठीक है। क्योंकि जो वायसराय थे वो किसको रिपोर्ट करेंगे? वो भारत सचिव को रिपोर्ट करने वाले थे। अब जो भारत सचिव जो था वो कौन था? तो वो जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य। ये जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे। और इनका ऑफिस कहाँ था? तो ऑफिस जो था इनका लंदन में था। इनका ऑफिस जो है लंदन में ही बनाया गया और वहीं पे जो है ये भारत सचिव बैठते थे और ये जो है इंडिया के वायसराय से रिपोर्ट लेके और ये जो है ब्रिटिश के पार्लियामेंट को रिपोर्ट करते थे। अब समझ रहे हो आप? वायसराय किसको रिपोर्ट करता था? वायसराय भारत सचिव को। भारत सचिव किसको रिपोर्ट करता था? ब्रिटिश के पार्लियामेंट को। और साथ ही साथ भारत सचिव वही व्यक्ति हो सकता था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य है। अब वायसराय हो गया, भारत सचिव हो गया, तो भारत सचिव जो है अकेले तो काम करेंगे नहीं। इनके लिए क्या गया? एक 15 सदस्यीय टीम बनाई गई। 15 सदस्यीय टीम बनाई गई इनके लिए, भारत सचिव के लिए, जो भारत सचिव को उनके कामों में हेल्प करेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 15 सदस्यीय जब परिषद का जो गठन किया गया तो ये जो लोग थे भारत सचिव थे, ये भारत सचिव थे, 15 सदस्यीय परिषद इसको बोलते हैं परिषद। तो ये जो परिषद बनाई गई थी, इस परिषद का जो खर्च कहाँ से आएगा? तो ब्रिटेन वाले अपने ऊपर तो करने वाले नहीं थे, ऐसे ही वो लोग यहाँ से लूट के ले आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये भारत सचिव किसके लिए बैठा है? इंडिया के लिए बैठा है, तो इसका चार्ज कौन देगा? तो इसका भार डाल दो इंडिया के ऊपर। तो ये जो इंडिया के ऊपर जो इसका चार्ज डाला गया तो उसको बोला गया होम चार्जेज। होम चार्जेज में क्या था कि जो भारत सचिव थे और ये जो 15 सदस्यीय परिषद थी, इसके ऑफिस का, इनका वेतन का, इनका जो भी खर्च होने वाला था, जो भी उस ऑफिस के ऊपर होने वाला था, वो सारा का सारा कहां से जाएगा? इंडिया से जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज थी कि जो ये भारत सचिव और 15 सदस्यीय परिषद थी, ये क्या थी? एक कानूनी संस्था थी। ये कानूनी संस्था थी। अब इस कानूनी संस्था बनाने का मतलब क्या था कि इस पोस्ट पे रहते हुए, मतलब इस परिषद का सदस्य रहते हुए या इस भारत सचिव के पोस्ट पे रहते हुए या वायसराय रहते हुए, इसमें वायसराय को भी इंक्लूड किया गया था, आप जो भी डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन को जो है कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अब कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है तो क्या होगा कि मतलब इन्होंने अगर कोई गलत डिसीजन ले लिया तो इंडिया में तो ये वायसराय है, लेकिन ब्रिटेन में तो फिर ब्रिटेन के ही लोग हैं ना, वहाँ पे इनकी वैल्यू है उतनी ही है जो सिंपल में इंडिया में एक इंडियन व्यक्ति की थी या इंडिया के राजा की थी।
तो इनके ऊपर या भारत सचिव के या इन 15 सदस्यीय सदस्यों के ऊपर इंडिया ब्रिटेन में जो है केस चलाया जा सकता था। ब्रिटेन के साथ साथ इंडिया में भी इनके ऊपर केस चलाया जा सकता था अगर कोई व्यक्ति इनके लिए गए निर्णयों के ऊपर अगर वो कोर्ट में केस कर दे तो। लेकिन इंडिया में किसी के पास इतनी हिम्मत थी नहीं कि वो वायसराय के ऊपर केस करे, भारत सचिव तो यहाँ थे नहीं, तो इनके ऊपर जो है केसेज हुए हैं। लाइक अगर कुछ एग्जाम्पल्स आप देखोगे तो मेरे पास थे एग्जाम्पल्स, जैसे लाइक लॉर्ड क्लाइव थे या वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ये दोनों जब इंडिया के वायसराय थे और यहाँ से जब रिटर्न ये ब्रिटेन गए तो वहाँ पे जो है इनके ऊपर केसेस चलाए गए। और जो इवन जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे उनकी तो ये हालत हो गई, उनकी सारी सेविंग जो उन्होंने कमाई थी वो सारी सेविंग्स खत्म हो गई। तो ये जो है कानूनी संस्था थी जिसके फैसले को जो है अदालत में चैलेंज किया जा सकता था। तो मैं हट जाता हूँ, अगर इसमें से कुछ आपको लिखना है तो आप लिख लो, फिर मैं 1861 का भारत सरकार अधिनियम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं 1861। 1858 का देखिए, इसके जस्ट 3 साल बाद जो है एक दूसरा जो है भारत सरकार अधिनियम लाया गया। सॉरी, इसको बोलते हैं हम भारत परिषद अधिनियम, इसको भारत सरकार नहीं, इसको भारत परिषद अधिनियम बोलते हैं। अब इसमें क्या था इस भारत परिषद अधिनियम में कि इसको बोला गया कि भारत के जो है राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम, मतलब राजनैतिक और संवैधानिक इतिहास का महत्वपूर्ण अधिनियम। अब ऐसा क्यों बोला गया इसको, कुछ तो रीजन होगा इसके पीछे। तो इसको ऐसा इसलिए बोला गया कि अब तक हमने जो देखा था पिछले, अगर हम देखें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था, वहां तक जो है उस 15 सदस्यीय परिषद में या वायसराय के काउंसिल में कोई भी जो है इंडियन नहीं होते थे, मतलब किसी भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव का वहां पे नामो निशान नहीं था। यहां से क्या किया गया कि भारतीय जो है प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। इस अधिनियम के तहत जो क्या किया गया, भारतीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। ऐसा क्यों किया गया, तो एक्चुअली क्या था कि जो ब्रिटेन में जो लोग बैठे थे उन्हें लगा कि यार हम जो भी हमारे जो भारत परिषद में है, ये जो भी भारत के सारे लोग जो ब्रिटेन के हैं, इन्हें जो है जो 15 सदस्यीय जो परिषद थी वो ब्रिटेन में बैठी थी, भारत सचिव ब्रिटेन में थे, वायसराय जो आ रहे थे वो भी ब्रिटेन के थे, इंडिया के तो थे नहीं, तो सारे लोग जो है ब्रिटेन के हैं। तो इंडिया में जो लोग हैं उनके बारे में तो हमें पता ही नहीं है, और इंडिया के लोगों को भी लगता है कि हमारे ऊपर जो है गोरे लोग आके या ब्रिटेन के लोग आके शासन करें, दूसरे लोग शासन करें, तो उनसे उन्हें प्रॉब्लम होती थी। इसके लिए उन्होंने कह दिया कि एक नाम मात्र का जो है भारतीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। और इसके तहत उन्होंने क्या किया कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल था, लेजिस्लेटिव काउंसिल था, काउंसिल में जो है भारत के जो है 3 लोगों को चुना गया, 3 प्रतिनिधियों को जो है चुना गया। वो तीनों प्रतिनिधि क्या थे कि उनको डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से चुना गया। ठीक है, अब इनडायरेक्ट तरीके से चुना गया तो इसमें क्या था कि किनको चुना गया, तो 1862 में जो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने जो है बनारस के राजा, इसको आप लिख लेना, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, तथा सर दिनकर राव, इन 3 लोगों को वायसराय ने जो है अपनी काउंसिल के लिए, मतलब अपने जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुना। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज था कि भले उन्होंने भारत के लोगों को चुना था, लेकिन ये जो लोग थे बनारस के राजा थे या पटियाला के जो महाराजा थे या सर दिनकर राव थे, ये लोग वही लोग थे जो वायसराय के फेवरेट लोग थे। ये ऐसा नहीं था कि ये कोई जनप्रतिनिधि थे या किसी जमीन से जुड़े लोग नेता थे,
ऐसा कुछ नहीं था। अब देखो महाराजा है वो, ये राजा है बनारस के, ठीक है ना। तो ये लोग ऐसे लोग थे जो वायसराय के जो लोग उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड कर्निंग, उनके जो है फेवरेट लोग थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने ही लोगों को, अपने ही चापलूसों को जो है उन्होंने अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुन लिया। ध्यान दीजिएगा, ये चीज याद रखने की जरूरत है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुना गया था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं चुना गया था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी भी जो है सिर्फ गोरे लोग ही थे, सिर्फ अंग्रेज ही थे। और कितने लोगों को चुना गया था, मात्र 3 लोगों को। तो इसमें क्या है कि जो मेजोरिटी थी वो भी इंग्लिश लोगों की थी, जो भी मेजोरिटी थी वो किसकी थी, अंग्रेजों की थी। तो ये जो है माइनॉरिटी में जो 3 लोग चुनाव लिया गया था, ये लोग इनके ही लोग थे और माइनॉरिटी में थे। तो ये समझ में आया कि राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास का महत्वपूर्ण अधिनियम क्यों, क्योंकि यहीं से जो है भारतीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई थी। उसके बाद इसमें एक चीज और किया गया था कि विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण अब ये था क्या, विकेंद्रीकरण की शुरुआत। तो इसको समझने के लिए हमें जाना होगा 1773 में। 1773 में आपको याद होगा कि जो बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के, उनको क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर को क्या बनाया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इनके अंदर जो मद्रास था, मद्रास एंड मुंबई, इन दोनों को जो है गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर ला दिया गया था। मतलब वहां पे जो है केंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। तो इनके जो भी, और 1833 आते आते जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और इनके अंदर जो है एब्सोल्यूट पावर, मतलब जो सारी की सारी जो शक्तियां थी वो सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर आ गई 1833 आते थे। अब क्या हुआ कि इन्होंने सोचा कि यार एक ही आदमी के ऊपर सारा लोड डालना ठीक नहीं है। अब क्या करना है कि उन्होंने क्या किया, विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। और विकेंद्रीकरण की शुरुआत में क्या किया कि उन्होंने जो मुंबई के और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको जो है कुछ पावर्स देना शुरू कर दिया। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को पावर देना शुरू कर दिया, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण की शुरुआत यहाँ से हुई थी। उसके बाद उन्होंने बंगाल में 1862 में पंजाब में उन्होंने किया था, पंजाब में 1897 में, 1997 में, और उत्तर पश्चिम प्रांत में उत्तर पश्चिम 1866 में उन्होंने जो है गठन किया, क्या, विधान परिषद का गठन। ये चीज भी ध्यान देनी होगी कि बंगाल में कहाँ पे 1862 में, ये नोट डाउन कर लो। पंजाब में 1857 में और उत्तर पश्चिम प्रांत में जो है सीमा प्रांत में उन्होंने 1866 में एक विधान परिषद का गठन किया। उसके बाद उन्होंने एक चीज और किया, उसके बाद उन्होंने एक चीज और किया था कि लॉर्ड कैनिंग ने जो है 1859 में 1859 में एक पोर्टफोलियो प्रणाली शुरुआत की थी। तो इस प्रणाली में, पोर्टफोलियो प्रणाली क्या है, जैसे आप देखते हो कि अब ये हमारे जो है पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी है। तो उनके पास जो है कुछ विभाग है। होम मिनिस्टर कौन है, तो अमित शाह है, उनके पास कुछ विभाग है। रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है। तो क्या है, इनको अलग अलग एक पोर्टफोलियो मिला हुआ है। ये जो पोर्टफोलियो प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी, कब शुरू थी, 1859 में, और इसको किया था लॉर्ड कैनिंग ने। तो इस 1861 वाले भारत परिषद अधिनियम के तहत इस पोर्टफोलियो प्रणाली को जो है मान्यता दे दी गई। मतलब एक विशेष पर्सन जो है, एक विशेष क्या है, विशेष विभाग का जो है क्या होगा, पूरा मालिक होगा, कह सकते हो आप, पूरा उसके अंदर होगा। और जो भी डिसीजन लेगा वो उस डिसीजन वहाँ पे ले सकता है, एब्सोल्यूट डिसीजन वो वहाँ पे ले सकता है। तो जो पोर्टफोलियो प्रणाली की जो शुरुआत थी उसको मान्यता मिल गई थी। यहाँ पे जो लास्ट है वो क्या है कि जो वायसराय थे, वायसराय को जो है अध्यादेश, इमरजेंसी में अध्यादेश निकालने की शक्ति दी गई। और ये जो मतलब जैसे देखते हैं ना, अभी हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर इमरजेंसी में कहीं पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो कितने महीने के लिए लागू होता है, 6 महीने के लिए। तो इस अध्यादेश, वायसराय अगर इमरजेंसी में वहाँ पे कोई अध्यादेश लाता है तो वो भी अध्यादेश की जो वैलिडिटी होगी वो कितनी होगी, 6 महीने होगी। जैसे हमने देखा होगा अभी, जैसे अगर कहीं पे राष्ट्रपति शासन लगता है तो 6 महीने के लिए लगता है। फिर उसको जो है हमारे
पार्लियामेंट द्वारा फिर उसको इंक्रीज किया जा सकता है टाइम टू टाइम, 6 महीने जब होने वाला होता है उससे पहले, वो अलग मैटर है, हम अलग में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वायसराय को एक शक्ति दी गई थी कि वो इमरजेंसी में कोई जब अगर कोई सिचुएशन आ गया लाइक 1850 जैसा 1857 जैसा कोई सिचुएशन आ गया, रिवॉल्ट हो गया, कुछ अलग चल रहा है देश में, उस समय वायसराय जो है बिना कैबिनेट के अप्रूव के, मतलब उसकी जो परिषद थी उसके बिना अप्रूव पे ही वो एक इमरजेंसी अध्यादेश ला सकता था जिसकी वैलिडिटी जो है 6 महीने की होने वाली थी। ठीक है, तो ये सारा जो है हमारा 1858 एंड 1861 का जो है भारत सरकार और भारत परिषद अधिनियम में ये सब कुछ था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप जो है उस डाउट को जो है लिख सकते हो, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो 1892 1892 और एंड 1909 एंड 1919 का जो है अधिनियम है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।